So today we are starting. Oh, sorry. Today we are starting uh, anode race. Got it? Just 1 minute. Now we are starting anode race. तो एनोड रेस क्या है? लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कैथोड रेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एनोड रेस। तो एनोड रेस में क्या है? जेजे थॉमसन ने जो इक्विपमेंट बनाया था सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, उसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एडवांस फॉर्म क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है डिस्चार्ज ट्यूब में। तो उन्होंने क्या किया, ये थी डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, इसका जो मॉडिफिकेशन है, ये एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम है गोल्डस्टाइन। जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या था, गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था इन्होंने, है ना? तो क्या किया इन्होंने, देयर इज एन एनोड connected to a DC source 10,000 volt plus, and another terminal cathode was there in the middle of the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में था। अब एंड पॉइंट पे नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। और जो कैथोड था वो भी परफोरेटेड कैथोड था। अब परफोरेटेड कैथोड क्या होता है कि कैथोड जिसकी सरफेस पे बहुत सारे होल्स हो, दिस इज व्हाट परफोरेटेड कैथोड। तो होल्स किससे थे इसमें, देखो मैं बता देता हूं। इस तरह के कुछ होल्स थे उसमें। Now, what will happen when the supply is on? Electron goes to there, तो इसकी सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे कैथोड की सरफेस पर। अब कैथोड की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या जनरेट हो जाता है, कैथोड रेस। अब यहां से कैथोड रेस इस दिशा में जा रही है और इस चेंबर में जो गैस है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस at very low pressure।
अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं ना। उनके बेस में एक बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना। हाइड्रोजन होता है इस तरह का, यहां पर उसका एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर होता है एक प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर इज अ हाइड्रोजन एटम हैव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, कोलिजन करता है। बहुत ज्यादा स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के अंदर है, तो जब वो बहुत ज्यादा स्पीड से उसे कोलाइड करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को भी वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या होता है, when electron goes out there will be two electron, first one is and another one जो हाइड्रोजन से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां पे आ गया। ठीक है, और दूसरा जो था वो ग्रीन इलेक्ट्रॉन ये। नाउ there are two electrons and one proton which is free now। तो देखते हो, मैं बताता हूं तुम्हें। इस तरह का कंडीशन बना है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहां पे एक प्रोटॉन आ गया। जब अपन क्या है कि एनोड यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं तो वी डोंट नो अबाउट प्रोटॉन एनीथिंग, कुछ भी प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, अब कोई पॉजिटिव चार्ज आया है बाहर, तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, इस एनोड की तरफ से रिपल्शन लगेगा और इस तरफ को अट्रैक्शन लगेगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्शन लगेगा माइनस चार्ज की तरफ, है ना। तो माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्शन लगेगा तो जो प्रोटॉन है वो इस डायरेक्शन में स्पीड से मूव करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये मूव करेगा। तो क्या क्या सिचुएशन बन जाएगी, इस तरीके की कोई सिचुएशन बनेगी। यहां पर प्रोटॉन्स आ जाएगा, बहुत सारे प्रोटॉन्स, बहुत सारे कोलिजन हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे कोलिजन हुए हैं। तो ये जब आते हैं इस डायरेक्शन में तो कोई तो क्या होता है कि कैविटीज जो होल्स हैं उनसे टकराते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, और कोई सॉलिड सरफेस से टकराते नहीं रह जाता है। जैसे ये यहां से कोलिजन किया तो वही रह गया, कोई होल से निकलकर बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, अब वो जैसे जैसे क्या है कि एनोड की तरफ बढ़ते हैं तो उसका स्पीड अप होता है। जैसे ही वो उस कैविटी से, उस कैनाल से, होल से आगे की तरफ निकलते हैं, तो अब यहां से लगाकर यहां तक वो क्या हो रहा है कि उस कैथोड से दूर की तरफ जा रहे हैं, फार फ्रॉम द कैथोड। तो क्या होगा, उनका स्पीड अब लूज हो जाएगा, क्योंकि अभी भी क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को कैथोड अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये स्पीड डाउन हो जाती है और यहां पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, इस एरिया में आके वो रुक जाता है। अब कैसे पता चले ये प्रोटॉन इतना स्मॉल पार्टिकल है कि दिखाई तो देते नहीं है, तो हाउ वी डोंट नो दैट देयर आर सम प्रोटॉन्स। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया, वही सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो अपन ने कैथोड रेस में किया था। उन्होंने क्या पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज रखने पर इन रेस का डायरेक्शन डाउनवर्ड मूव कर गया। ठीक है, अब जब उन्होंने नेगेटिव चार्ज रखा तो वो ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इन पे कंफर्म हुआ, ये रेस जो थी उसमें पॉजिटिव चार्ज कंफर्म हुआ है, बट अभी भी मास का है, तो मास के लिए क्या करें अपन,
मास के लिए क्या किया था लास्ट टाइम अपन ने, पेडल व्हील रखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेडल व्हील रख देता हूं, ये मैंने एक पेडल व्हील रखा है, सॉरी, तो पेडल व्हील इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब ये मूव करेगा कब कर सकता है, जब कोई मासिव पार्टिकल इनकी फिन से, इस व्हील की फिन से कोलिजन करे तो ही ये मूव कर सकता है। इसका मतलब है अगर ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो कोई मासिव पार्टिकल इससे कोलिजन किया, तो फिर क्या हुआ, उस पॉजिटिव पार्टिकल का मास है ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब अपन बोल सकते हैं there is a particle which have positive charge and having some mass। तो अब ये जो रिजल्ट आया है, इन रेस को बोला जाता है एनोड रेस, क्योंकि ये देखो सबसे स्टार्ट कहां से हुई है, एनोड की तरफ से स्टार्ट हुई है, नॉट फ्रॉम कैथोड। इट कम दीज आर कमिंग फ्रॉम एनोड, तो इन रेस को बोला जाता है एनोड रेस, ठीक है। अब क्या है कि छोटी सी केविटीज या होल्स है, या इसको बोलते हैं छोटा सा ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं केनाल, दिस इज व्हाट, केनाल। तो इनको केनाल रेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बोला जाता है, मैं एक बार सब चीजें लिख देता हूं यहां पर तुम्हारे लिए। सबसे पहले अपन ने एनोड रेस लिखा, ठीक है। देन ये जो है इनमें पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इनको पॉजिटिव रेस भी बोला जाता है। थर्ड वन, ये छोटी सी इस केनाल से आ रहा है, जो कैथोड पर छोटी सी केनाल बनी हुई है ना, बहुत सारी केविटीज या होल्स, उनसे आ रही है, इसलिए इनको केनाल रेस बोला जाता है। फोर्थ वन, इनको इस एक्सपेरिमेंट को किया था गोल्डस्टाइन ने, तो इसके लिए इनको गोल्डस्टाइन रेस बोलते हैं, ठीक है। किच्चा नामों से जानते हैं अपन। ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टाइन ने, और इससे डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, सॉरी, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, बट जो प्रोटॉन नाम है इस पार्टिकल का, वो गोल्डस्टाइन ने नहीं दिया था। प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। अब क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेस की थी, सेम उसी टाइप की प्रॉपर्टीज एनोड रेस की भी है। जैसा कि कैथोड रेस में था कि वो किसी विदाउट की मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट मूव करेंगे, तो एनोड रेस भी क्या करती है, स्ट्रेट मूव करती है। अगर कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो स्ट्रेट मूव करेगी, ठीक है। अब उसके वे में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी शेडो बनेगी पीछे की तरफ। थर्ड था कि वो जिंक सल्फाइड की जो सरफेस होती है, उस पर जब कोलाइड करेगा, यानी कि प्रोटॉन जब कोलाइड करेंगे या एनोड रेस जब कोलाइड करेगी, तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। थर्ड था ये फोटोग्राफी प्लेट को अफेक्ट करता है। तुम जानते हो फोटोग्राफी प्लेट क्या होती है हसनैन, वेदांत, अजीजा, एनी आइडिया अबाउट फोटोग्राफी प्लेट? व्हाट इज फोटोग्राफी प्लेट? यू नो अबाउट ओल्ड कैमरास, उसमें एक रील होती थी, एक रोल होता था, उसमें क्या है कि ओल्ड कैमरास है ना, ओल्ड कैमरास, उसमें एक रोल होता था, और जब क्लिक किया जाता था उस कैमरा से, तो क्या होता था, उसमें एक लाइट एंटर करती और नेगेटिव, उस रोल पे नेगेटिव फिल्म बन जाती थी, ठीक है। फिर वो फोटोग्राफ बनता था। तो वो जो रील थी ना, उसको बोला जाता है फोटोग्राफी प्लेट। वो एक्चुअल में बड़ा होता है, फोटोग्राफी प्लेट उसका एक बड़ा वर्जन है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या होता है,
जब फोटोग्राफी प्लेट पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो वो वहां पे इमेज बन जाता है उसका, ठीक है। सेम क्या है कि जब एनोड रेस या कैथोड रेस फोटोग्राफी प्लेट पर यानी कि उस रोल पर एंटर करेगी ना, तो वहां पे भी उसके सर्कल बन जाएगा या डॉट बन जाएगा, इस तरीके से वो अफेक्ट करती है उसको, है ना। नेक्स्ट थिंग, ये जो एनोड रेस है, कैथोड रेस है, ये एल्यूमिनियम या मेटल की छोटी सी स्लीट हो या सरफेस हो, उसको पेनिट्रेट कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है या मेटल फॉइल है, आयरन फॉइल है, तो क्या कैथोड रेस जब उस पर स्ट्राइक करेगी या एनोड रेस स्ट्राइक करेगी तो वन साइड से एंटर करेगी, दूसरी साइड से निकल जाएगी, ठीक है। ये इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्लियर। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बताने जा रहा हूं, तुम नोट कर लेना इसको। वैल्यू ऑफ E by M for cathode rays and for anode rays। पहले तो मैं बताता हूं E by M का वैल्यू क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है। E by M का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास। इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन मास। तो कैथोड रे में क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि फर्स्ट केस में जब अपन देख रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज और उसका ही मास का जो रेशियो है वो E by M है कैथोड रेस के लिए। तो कैथोड रेस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.76 into 10 to power 11 कूलम पर केजी, ठीक है, ये होती है। बट सेकंड केस में, ओ यार सॉरी, सेकंड केस था एनोड रेस का। तो एनोड रेस में क्या था, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के सेंटर में कितने प्रोटॉन होंगे, सिंगल प्रोटॉन। अगर मैं हीलियम गैस ले लेता तो हीलियम गैस के सेंटर में, हीलियम के एटम के सेंटर में कितने होते हैं, प्रोटॉन 2 हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं गैस को चेंज करता रहूंगा, जैसे नियोन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसके सेंटर में प्रोटॉन कितने होंगे, 10। तो वो प्रोटॉन का जो चार्ज है और मास है वो लगातार चेंज होता रहता है। तो इसके लिए जो E by M का वैल्यू है वो सभी गैसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे चेंबर में अपन हाइड्रोजन गैस लिए तो एनोड रेस के लिए E by M की वैल्यू अलग होगी। अगर मैंने हीलियम गैस लिए तो E by M फॉर एनोड रेस इज डिफरेंट, फॉर नियॉन E by M वैल्यू फॉर एनोड रेस इज डिफरेंट। तो सभी के लिए अलग होगी, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। बट when we use hydrogen gas in discharge tube, एनोड रेस एक्सपेरिमेंट में जब हाइड्रोजन गैस अपन यूज करते हैं तो E by M की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो मैं क्लियर करता हूं वापस, क्या पॉइंट है, याद क्या रखना है तुम्हें, नोट क्या करना है, E by M की वैल्यू E by M values for
cathode rays is not depends upon the gas used in discharge tube and material of electrode. मीन्स कैथोड रे में E by M का वैल्यू जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिए उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, और इलेक्ट्रोड के मटेरियल, इसका मतलब इलेक्ट्रोड का अगर वो कॉपर का हो, आयरन का हो, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, प्लेटिनम का हो, पेट्रोलियम का हो, किसी का भी हो, उस पे E by M वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी, ना तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड के, और ना गैस पे डिपेंड करेगी। बट इन केस ऑफ एनोड रेस, E by M value for anode rays is depending upon gas used in discharge tube and material or metal used for electrode यानी कि एनोड और कैथोड, ठीक है, यानी कि ज्यादातर कैथोड का केस आएगा इसमें। तो ये दोनों पॉइंट है, मैं तुम्हारे लिए वापस रख देता हूं यहाँ सामने। गॉट इट? ये क्लियर है हसनैन, वेदांत एंड अजीजा? पॉइंट ये है कि एनोड रेस में E by M का वैल्यू गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किए उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो कैथोड का मटेरियल है, एक्चुअल में कैथोड इलेक्ट्रोड यानी कि दोनों हो जाते हैं, एनोड और कैथोड, स्पेशली मैं बोल रहा हूं कैथोड का मटेरियल, उन दोनों पे डिपेंड करता है एनोड में, और कैथोड में इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ना तो गैस पे डिपेंड करता है और ना ही वो मेटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ थर्ड जो पार्टिकल है उसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मैं तुमसे एक आईआईटी का क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत इजी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, उसके 2 ईयर के बाद में, जस्ट 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, बट कुछ 20 ईयर या 25 ईयर के बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो इतना टाइम न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में इतना टाइम कैसे लगा? इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर कर लिया जल्दी से, प्रोटॉन को भी डिस्कवर कर लिया, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में इतना टाइम क्यों लगा? ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। What was the reason? Any idea? Hasnain, Vedant, Aziza, any idea? देखो, अपन ने एक्सपेरिमेंट जब किया ना, एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा था कि जब मैं कैथोड रेस में ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख रहा था या नेगेटिव चार्ज रख रहा था, तो रेज जो थी ना वो डिफ्लेक्ट हो रही थी अपने पोजीशन से। तो डिफ्लेक्ट हो रही थी। इन सेकंड केस जब एनोड रेज देखा अपन ने, तो एनोड रेज में भी जब पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे, नेगेटिव चार्ज रखे, तो भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब उनका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डिटेक्ट करना
कि उनका नेचर क्या है, ये डिटेक्ट करना बहुत इजी था। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जीरो। जीरो चार्ज होता है, तो उसको किसी तरीके से डिटेक्ट करना, मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता ही नहीं है वो। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना बहुत टफ है। अगर उसको डिटेक्ट करना है तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, इतना टाइम लगा। वरना तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ अफेक्ट होता न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता तो जल्दी से वो डिटेक्ट हो जाता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक, जो थे जेम्स चैडविक, उन्होंने एक रिएक्शन, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये था, पहले रिएक्शन बता देता हूं मैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या लिया, एक बेरिलियम एटम लिया। बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और ऊपर 9 लिखा होता है, जो होता है इसका मास नंबर, विच इज रिएक्टिंग विद अल्फा रेस। अल्फा को इस तरह से लिखते हैं, हीलियम एटम से लिखते हैं। ठीक है, विच गिव्स 12 कार्बन ओ 6 प्लस अ न्यूट्रॉन। अब रिएक्शन ये तुम्हें क्या है कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को हैंडल कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं तुम्हें। तो पहले, सबसे पहले मैं बताता हूं कि किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए एक एलिमेंट है x, इसका सिंबल x। ठीक है, अब नीचे की तरफ लिखेंगे ना, वो होगा उसका एटॉमिक नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन in atom, which is also equal to number of electron in atom। तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ऊपर की तरफ लिखा होता है A का मतलब होता है A means mass number, which is equal to atomic number plus number of neutron, A number of neutron। ठीक है, इस तरीके से किसी एलिमेंट को लिखा जाता है। और जो x है उसका मतलब होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट है ना, x जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट है। अब इस रिएक्शन को कैसे सेट करते हैं अपन, तो वो ये, तुम जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन देखो तो उसके डाउन में, उसके बॉटम में जो जो नंबर लिखे हैं उनका सम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं 4 + 2 = 6 एंड राइट हैंड साइड में 6 + 0 = 6। क्लियर? और अपर साइड में जो हेड साइड में है उनका सम भी बराबर होना चाहिए। तो 9 + 4 = 13 and 12 + 1 is also equal to 13।
इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इस लॉजिक को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ये है, इससे अपन ने इसको बैलेंस किया। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को मैं तुम्हें समझाता हूं। उन्होंने एक लेड चेंबर लिया, ये लेड यानी कि पीबी, ठीक है, और इस छोटी सी कैविटीज में, इस छोटी कैविटी में बेरिलियम रखा। ठीक है, बेरिलियम रखा, फिर क्या है, सॉरी, what was the experiment? There is a source of, ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा रेस। ठीक है, तो ये अल्फा रेस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहां से एक पोल में से अल्फा रेस, ये अल्फा रेस को जो होती है, अल्फा रेस को डिनोट किया जाता है और हीलियम 2, ये है अल्फा रेस। वेदांत, वेदांत, कैन यू स्टॉप द वीडियो, मिनिमाइज कर दो इसको। वेदांत, ओके ओके ब्रदर। नाउ जब हीलियम यहां आया, ये रिएक्शन हो गई 4 2 और हीलियम, जब क्या हुआ, हीलियम, हीलियम ने बेरिलियम पे बॉम्बार्डमेंट हुआ, इसको बोलते हैं बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, तो जब बॉम्बार्डमेंट किया तो फिर यहां पर ये रिएक्शन हुई है, इस जगह पर जो रिएक्शन है, अभी मैंने बताया तुम्हें एक रिएक्शन, अभी अपन ने रिएक्शन देखी थी ना, यहां पर ये रिएक्शन हो रही है 9 4 बेरिलियम प्लस 4 2 हीलियम gives 12 कार्बन प्लस तो क्या हुआ, जब अल्फा अल्फा पार्टिकल बेरिलियम से स्ट्राइक करते चले गए तो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब कार्बन में कन्वर्ट हो गया तो लॉजिक ये था कि मास तो कंजर्व रहना चाहिए, राइट हैंड साइड का टोटल मास और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास जो अपर साइड में लिखा हुआ है ना, वो उसके मास नंबर है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो राइट हैंड साइड में 9 + 4 13 होता है। ठीक है, और सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में 9 + 4 13 होता है, राइट हैंड साइड में 12 नजर आया, कार्बन है ना, तो 12 + 1 चाहिए। तो न्यूट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस न्यूट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इस न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं था। तो कैसे पता चला, 12 में कितना ऐड कर दूं तो 13 बन जाएगा, वो है 1, ये 1। ठीक है, और बॉटम में 4 + 2 = 6, तो 6 में कितना ऐड करूं, 6 बन जाएगा 0, 6 में 0 ऐड कर दूं तो फिर वो बन जाएगा 6। तब आया एक ऐसा अमाउंट जो कि चार्जलेस है, जिसका मास जो एक प्रोटॉन के नियरली इक्वल है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होते हैं। क्लियर? एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। वो कितना लाइट होता है, वो कितना लाइट होता है मैं बताता हूं यहां पर। अगर
मैं क्या करता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन को मैं इक्वल करूं 37 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या करता हूं 1837 इलेक्ट्रॉन एक तरफ ले लूं और एक तरफ एक प्रोटॉन ले लूं तो दोनों का मास इक्वल होगा, यानी कि क्या है 1837 गुना ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इतना हेवी होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में अपन देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन is slightly lesser than, इसको मैं नियरली बोल देता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, यार टाइम हो गया है तो मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूं। नेक्स्ट टर्न पे अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो गुड बाय।